जय हिंद दोस्तों। आज जो आशा करता हूं कि आपका अर्धवार्षिक का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आज हम इसी अर्धवार्षिक पेपर जो आपके जो सत्र जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो पेपर का जो सत्र 2025-26 है उसी को हम इस पेपर जो प्रश्न पत्र को संपूर्ण हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसको हम संपूर्ण हल करने की कोशिश करेंगे एजी सर क्लासेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके अंदर जो आपका जो पहला क्वेश्चन था बच्चों वो था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। पहला क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1900 ए ऑप्शन है 1935, ब 1940, स 1942 और द 1930। तो इसके अंदर जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो स वो एकदम सही करेक्ट होगा 1942। जो दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किसे एक नए युग का प्रतीक कहा गया है। पहला प्रतीक कहा गया है। तो दूसरे ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ऑप्शन है पहले ए के अंदर ऊन है, ब के अंदर कपास, स के अंदर रेशम और द के अंदर जूट। तो इसके अंदर जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों इसके अंदर दूसरे में आपका होगा कपास। कौन सा होगा बच्चों? कपास। तीसरा आपके जो क्वेश्चन है वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। किसके लेखक बताना है आपको? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बताना है। तो ए के अंदर नेहरू जी, बे के अंदर गांधी जी, स के अंदर ज्योतिबा फुले और द के अंदर तिलक। तो जो ये जो पुस्तक है गुलामगिरी वो बच्चों वो है ज्योतिबा फुले की। करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपके स। चौथे के अंदर है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन ए नवीकरणीय, ब जैव, स प्रवाह और द अनवीकरण। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका करेक्ट आंसर होगा द अनवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट है जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू होता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है पहले में इसके अंदर दे रखा है 1970, ब के अंदर 71, स के अंदर 72, द के अंदर 73। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1973, 1973। जो क्वेश्चन नंबर जो आपके ये छठा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड जो बांध है इसके अंदर ऑप्शन आए हुए हैं। पहला है आपके महानदी पर, और ब के अंदर है कृष्णा नदी, स के अंदर कावेरी और द के अंदर चंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपके महानदी उड़ीसा के अंदर। और सातवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। तो ए गन्ना है, रेशा यानी धागा, जो इससे धागा प्राप्त हो। तो ए के अंदर गन्ना है, ब के अंदर जूट है, स के अंदर चावल और द के अंदर गेहूं। तो इसके अंदर आ जाएगा जूट। क्या आ जाएगा बच्चों? जूट। तो ये जूट है वो क्या है बच्चों एक रेशेदार फसल है आपके। अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक या राजधानी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है पहला मुंबई है, दूसरा जो ब है वो कोलकाता, स चेन्नई, द बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 19वां नवा क्वेश्चन नंबर नवा सॉरी। तो भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में संकुलित किया गया या पुनः संकलित या बांटा गया। तो भारतीय जो रेलवे के जो खंड है ना वर्तमान में तो 17 है लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 16 है। कितने हैं? 16, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पुराना छपा हुआ है इस कारण। तो इसके अंदर ए के अंदर 16, ब के अंदर 14, स के अंदर 12, द के अंदर 10। तो इसके अंदर आपको 16 करना है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना। ए के अंदर 1/2 यानी आधा, ब के अंदर 3/4 और स के अंदर 1/4 और द के अंदर 1/3। तो 1/3 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जो जनजातियों का हिस्सा है वो ए के अंदर ऑप्शन ए 15.5%, ब है 16.6 और अगर हम स की बात करें तो स ऑप्शन इसके अंदर आपके 14.4 और द है 13.3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा ब 16.6%। कितना बच्चों? 16.6%। 12वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल जो क्या बनाता हो, सरकार बनाता हो, क्या कहलाएगा। तो इसका जो बच्चों ए ऑप्शन है उसके अंदर दे रखा है विरोधी दल। नहीं, विरोधी दल तो हारने वाला होता है सत्ता के विपक्ष में। ब सत्ताधारी दल और छाया दल, चौथा है कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है वो ब सही होगा, करेक्ट माना जाएगा, सत्ताधारी दल कहलाएगा। दुनिया के अधिकांश समाज रहे हैं। भाई ये कह रहा है कि दुनिया के ज्यादातर समाज है उसके वो किस प्रकार के रहे, क्या उसके अंदर महिला प्रधान थी या पुरुष प्रधान थे या बल प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा पुरुष प्रधान समाज। हमारे दुनिया के अंदर जितने भी समाज है बच्चों वो लगभग पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। और इसके तो करेक्ट आंसर होगा आपके ब। 14वां क्वेश्चन है बच्चों कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ईयू का मुख्यालय तो पेरिस, फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस में,
जो सेकंड ऑप्शन है वो ब्रुसेल्स में, थर्ड ऑप्शन है लंदन में, चौथा है जिनेवा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। 15वां क्वेश्चन है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इनकम के आधार पर भी हम विकास को चेक करते हैं। साक्षरता की स्थिति क्या है, क्या वहां एजुकेशन है या नहीं है, कितने हैं या नहीं है, ये भी ठीक है, विकास का सूचक है। औसत साक्षरता, वहां कम से कम लिमिट में कितनी साक्षरता है अनुमानित, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा द, सही। तो ए प्रति व्यक्ति आय, ब साक्षरता स्थिति, से औसत साक्षरता, द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द। 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादन, भाई आज भी उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हो रहा है? तो बच्चों अपने यहाँ प्राथमिक क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादन का जो सेक्टर है वो प्राथमिक क्षेत्र है बच्चों। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। भाई औपचारिक और औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र, आपके दो क्षेत्र थे ऋण के। तो ये कह रहा है व्यवसायिक बैंक, बैंक तो किसका है? बैंक जो उदाहरण है बच्चों वो है औपचारिक का। और सहकारी समिति ये भी औपचारिक है। नियोक्ता और द ग्रामीण बैंक यानी ये भी औपचारिक है। नियोक्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स, नियोक्ता। 18वां क्वेश्चन बच्चों, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कब लागू किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। कब? 24 दिसंबर 1986। इसके अंदर आपके ऑप्शन ए 1984, ब 1985, स 1986, द 1983। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों स। क्या हो जाएगा आंसर? स। तो वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अगले आपके जो क्वेश्चन, जो आपके रिक्त स्थान है वो शुरू हो रहे हैं, तो हम रिक्त स्थान को अच्छे से देखेंगे। पहला है कि 1930 के अंदर, ये आपके हिस्ट्री के जो सेकंड लेसन है वहां से बीचों बीच से लाइन उठाई हुई है कि 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि किताब के अंदर दलित की जगह दमित दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज को, तो एक ही बात है। दमित वर्ग या दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब की थी? 1930 के अंदर। भाप के इंजन का जो आविष्कार है बच्चों सबसे पहले वो किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। भारत के राज्यों डैश राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार, तो वो है मध्य प्रदेश, 75%। अगला है कि कृषि एक कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि किस क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि तथा डैश एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। कृषि तथा उद्योग, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इसलिए अलग नहीं रह सकते। राजनीतिक दलों के डैश प्रमुख हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। कोई भी राजनीतिक दल होता है बच्चों, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला तो उस दल का कौन होता है? नेता। दूसरा सक्रिय सदस्य। तीसरे कौन होते हैं? अनुयायी या जिन्हें हम समर्थक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन, अब अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रण क्रांति ये आपके इतिहास का 5वां लेसन है। मुद्रण संस्कृति वहां से आया हुआ है कि मुद्रण संस्कृति से आप क्या, तो बड़े स्तर पर छापेखाने और आविष्कार, पुस्तकों का छपना वगैरह, इसी चीज को मुद्रण संस्कृति के तहत दर्शाया जाता है। शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? यानी शासन के, सरकार के अंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? अंग। तो शासन के कितने अंग होते हैं? 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो 1951 में जो भारतीय जनसंघ बनी थी उसी से बीजेपी कन्वर्ट हो रखी है। तो भारतीय जनता जो पार्टी है वो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बनी थी। अगर हम बात करें लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो भाई इसके अंदर लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें अपने जो प्रतिनिधि को व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से चुनता है, और ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसमें जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है अब्राहम लिंकन के अनुसार। मुद्रा की कोई 2 आधुनिक रूप। आधुनिक रूप में देखो आज के समय में मुद्रा के क्या यूज, कौन कौन सी मुद्रा हमारे अपने पास? कागज का नोट है, बिल्कुल कागजी नोट। दूसरा सिक्के हैं, बिल्कुल ये भी आधुनिक रूप है। इसके अलावा अगर बात करें चेक, चेक भी एक मुद्रा है। अगर किसी के पास अगर कोई रुपए नहीं है तो हम उसको चेक दे सकते हैं, यानी उसको दे तो मुद्रा ही रहे हैं, तो मुद्रा भी एक रूप है इसका। और ऑनलाइन माध्यम भी आप कर सकते हो इसके अंदर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण। भाई भारत के अंदर जो उपभोक्ताओं ने, जो ग्राहकों ने क्यों आंदोलन किए थे? क्योंकि उनके साथ भ्रष्टाचार भरा व्यवहार, काला मिलावटी सामान, कम वजन तोलना, जो उचित मूल्य से अधिक मूल्य जो दुकानदार लेते थे वो, इसलिए। और कोई भी वस्तु अगर खराब दे दी तो उसको जिम्मेवार उपभोक्ता को ठहराया जाता था, इसलिए किया गया। वापस उपभोक्ता आंदोलन के कोई 4 कारण है।
पहला तो भाई मिलावटी सामान देना, दूसरा कम वजन तोलना, तीसरा मूल्य से अधिक मूल्य में बेचना, चौथा अगर कोई सामान खराब है तो उसकी पूरी संपूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता पर डाल दे, और दूसरा पांचवा भी आप लिख सकते हो, बिल प्राप्ति वगैरह उनको नहीं दिया जाता था, इस कारण बिल वगैरह भी। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भाई किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर अगर बात करें तो किसानों ने भी इसके अंदर भाग लिया था, और उन्होंने अपनी उपज का मूल्य और जो जमींदार वगैरह जो उनका शोषण करते थे, इस कारण उन्होंने इसके अंदर क्या लिया था बच्चों, भाग लिया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। भारत में 32 जो आपके 32वां प्रश्न है बच्चों, वो है कि भारत में मुद्रण से पहले पांडुलिपियों पर टिप्पणी लिखी। तो हमारे यहाँ जब छापा खाना या मुद्रण नहीं था, जब छापा खाना नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहाँ पांडुलिपियां होती थी जो ताड़ के पत्रों की बनी होती थी, जो प्राय नाजुक होती थी और उन्हें लाने ले जाने मुश्किल होता था, उनका रख रखाव भी मुश्किल था, और उनके ऊपर हमारे यहाँ कोई भी लिखने का काम उनके ऊपर होता था। औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आए। औद्योगिकरण का मतलब था फैक्ट्रियों का आना। तो जब बड़े स्तर पर फैक्ट्री आई, जो भारतीय सूती वस्त्र है, तो उसके जो घरों के छोटे छोटे बुनकर थे, उनके जो धंधे वो समाप्त हो गए, और अब जो ज्यादातर सूती वस्त्र वो उद्योगों में बनने लगे, और उद्योगों में कच्चे माल की डिमांड बढ़ गई, और कम समय में अत्यधिक उत्पादन होने लगा। ये चीज इसके अंदर आप कर सकते हो। भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने वाले उपाय बताओ। सबसे पहले पता होना चाहिए भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो भूमि की उपजाऊ क्षमता थी, उसमें गिरावट आ गई, कमी आ गई, गुणवत्ता में क्या आ गई, कमी आ गई, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नी। तो कम क्यों आ रही है भाई, भूमि का जो गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है, उसके कोई रोकने को कोई कारण बताने भूमि निम्नीकरण को। तो भाई ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, रासायनिक खाद का कम यूज करो, वनोन्मूलन, वनों को कम काटो, पशुचारण पर प्रतिबंध करो, और जो मरुस्थलीय मृदा है तो वहां पर वही वृक्षारोपण कर इसको हम सही कर सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत को बताइए संक्षेप में। तो जल संसाधन के मुख्यतः दो स्रोत है, एक तो कौन सा है, सतही जल। सतही जल वो होता है जो हमें धरातल के ऊपर मिले, और दूसरा है आपके भूम जल, जो भूमि के अंदर हो, अंदर से प्राप्त होता हो। ये दो मुख्यतः स्रोत है, सतही जल और। तो सतही जल के अंदर अपने को तालाब है, नदियां वगैरह, वर्षा जल है, ये और भूमिगत जल है वो नलकूप वगैरह, कुएं वगैरह, ये हो गए, ठीक है ना। जीविका कृषि की विशेषता बताइए। वह कृषि जो परिवार अपने भरण पोषण और जीवन यापन के लिए करता है, वो कृषि कौन सी कहलाती है, जीविका कृषि, जिसके अंतर्गत हम मुख्यतः खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं बच्चों। कौन सी, खाद्यान्न। खाद्यान्न यानी जो हम खा सके, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ऐसी फसलों को हम उगाते हैं। गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां, भाई जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, तब दो या दो से अधिक पार्टियां क्या कर लेती है, आपस में हाथ मिला लेती है, गठबंधन कर लेती है, उसी गठबंधन की सरकार, या मोर्चा भी कहते हैं, मोर्चा भी कहते हैं। गठबंधन हमेशा राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच में होगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म अपना सकता है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु धर्म के अंदर कुरीति होने पर वो हस्तक्षेप कर सकता है, और यही धर्मनिरपेक्षता, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म वगैरह अपना सकता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय साधनों में अंतर बताना, संसाधनों में। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनवीकरणीय जो संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, वो लंबे समय से चले आ रहे हैं, ये समाप्य संसाधन होते हैं। कौन से, गैर नवीकरणीय। जबकि नवीकरणीय संसाधन वो समाप्य संसाधन नहीं होते हैं। नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के अंदर क्या क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये आते हैं। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, और इन तीनों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर। अल्प बेरोजगारी के अंदर व्यक्ति को कुछ समय के लिए काम मिलता है, और ये जो बेरोजगारी है सर्वाधिक कृषि क्षेत्रों में मिलती है, और जहां आवश्यकता से अधिक क्या लोग काम करे हुए काम करते हैं, प्रतीत होते हैं, ऐसा होता है। जबकि प्रचंड बेरोजगारी में व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसको क्या काम नहीं मिल पाता। तो इस चीज के बारे में लिखना है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि हेतु, ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। तो कृषि प्राथमिक क्रिया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज्यादातर वो परिवार है, वो कृषि पर, पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर है, और कृषि उनकी प्रमुख जीविका और का साधन है, इस कारण वो कृषि को महत्व देते हैं। ये चीजें करनी है।
आर्थिक गतिविधियों आर्थ सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां पता होनी चाहिए। वे गतिविधियां जिससे व्यक्ति की वे क्रियाकलाप, वे काम जिससे धन प्राप्त हो, आर्थिक गतिविधियां गलत। तो बैंकों की क्या भूमिका है? तो भाई कोई भी आर्थिक गतिविधि करने के लिए, कोई भी काम धंधा करने के लिए व्यक्ति बैंकों से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण, जिससे अपना जो विकास है वो कर पाते हैं। और ऋण उनके अगर औपचारिक क्षेत्र से लिया हो तो वो उनके विकास या सहायक उसमें सहायक होता है। इस चीज को लेकर ये क्वेश्चन आपके हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। तो उदारवाद का अर्थ पता होना चाहिए सबसे पहले कि लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है कानून के समक्ष समानता और व्यक्तिगत आजादी। और उदारवाद का अगर बात करें तो ये भाई जो अपने संविधान की बात करते हैं कि कोई भी राज्य देश है संविधान का संचालन होना चाहिए। दूसरा ये इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये संसद की बात करता है, और राजा के निरंकुशवाद पर रोक लगाने की बात करता है। और जो उदारवाद है वो रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोधी है। कौन सी व्यवस्था का? रूढ़िवादी व्यवस्था का। और आर्थिक क्षेत्र में अगर उदारवाद की बात करें तो मुक्त व्यापार की बात करता है, सीमा शुल्क समाप्त करने के बाद एक मुद्रा वगैरह, यानी व्यापार बाधा रहित हो, इस प्रकार ये उदारवाद बात करता है। तो इस चीज को लेकर ये था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में प्रमुख सहायक कारकों को समझाइए। तो रूमानीवाद की, तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे फैला, कौन कौन से कारक थे? तो भाई यूरोप के अंदर अगर बात करें राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, तो मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग के लोग थे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, कहानी, कविता वगैरह, इसका योगदान रहा। रूमानीवाद कल्पना, और इसके अलावा यूरोप के अंदर जो किसान वगैरह, इनका भी समर्थन था, कवियों का, संगीतकारों का, इनका, इसके बारे में ये चीज करना था। अगला क्वेश्चन है 44वां कि महामंदी के कारणों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो महामंदी के बच्चों केवल दो ही कारण थे। एक तो था कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन। जब कृषि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ तो कीमतें क्या हुआ? गिरने लगी, लोगों के पास रोजगार नहीं मिले, जो फसलें हैं वो सड़ने लगी, ये चीज हो रही थी। और इसके अलावा दूसरा कारण था अमेरिका द्वारा जो उसके ऊपर जो निर्भर देश थे उनको कर्जा ना मिलना। अमेरिका ने क्या कर दिया था? महामंदी के समय कर्जा देना बंद कर दिया था। तो जो देश अमेरिका के ऊपर निर्भर थे ना, उन देशों के हाल और ज्यादा बेहाल हो जाते हैं। और इस प्रकार ये महामंदी क्या एक लंबी खिंच जाती है, 1929 में स्टार्ट होती है, ध्यान रखना इसका। नीचे सी के अथवा में 44वें के टिप्पणी लिखी हिटलर। तो हिटलर नाथसी विचारधारा का था, जर्मनी का था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये एक सैनिक, और दूसरी बात ये वर्साई की जो अपमानजनक संधि का बदला लेना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसने रूस को टारगेट कर रखा था। हिटलर ने अपना एक हिटलर यूथ संगठन भी बनाता है, और ये महिला बच्चों को आक्रामक होने का कहता है। और हिटलर की अगर बात करें तो ये वर्साई की संधि का क्या लेना चाहता था? बच्चों बदला लेना चाहता था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। ये चीज इसके बारे में नॉर्मल चीज पता होना चाहिए। विश्व बैंक की अगर बात करें तो अमेरिका के न्यू हैम्पशर में 1944 के अंदर दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनती है ब्रेटन वुड्स समझौते के अकॉर्डिंग, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर। तो वहां पर एक तो बनती है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक बनती है विश्व बैंक, जिसको हम विकास बैंक भी कहते थे। तो विश्व बैंक और ये मूल रूप से 1947 से अपना काम करना स्टार्ट कर दी। बनती कब है? 1944। काम करना स्टार्ट कब से करते हैं? 1947। ये औद्योगिक राष्ट्रों की देन थी, और जो युद्ध के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन देशों की हालत खराब हो गई थी, औद्योगिक देशों को, उनको ऋण वगैरह देना करना, इस चीज के अकॉर्डिंग बनाया गया था। वैश्वीकरण ने उदारीकरण वैश्वीकरण व उदारीकरण ने आम लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया? क्योंकि वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या होता है? आयात पर प्रतिबंधों को हटा देना या समाप्त कर देना या कम कर देना, उदारीकरण है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है भाई इस आम लोगों पर? तो इससे क्या है, अब लोगों के हमारे सामने विकल्प बहुत ज्यादा आ चुके हैं कोई भी सामान के। दूसरे हमारे पास इससे वही प्रौद्योगिकी वगैरह आई है। दूसरी बात, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में जाती है तो वहां पे संयुक्त रूप से मिलकर छोटी कंपनी के साथ काम करती है। या फिर हम कह सकते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी कंपनियों को प्रौद्योगिकी वगैरह देती है, निवेश बढ़ जाता है छोटी कंपनियों का। इसके अलावा ये कुछ यहाँ की कंपनियों को भी खरीद लेती है, और लोगों के सामने विकल्प बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। बस ये चीजों के बारे में ये इसी के अकॉर्डिंग नीचे दे रखा है कि न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु क्या सुझाव देना। तो न्याय संगत वैश्वीकरण में जो फायदा है वो अमीर और गरीबों को दोनों को मिलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो लाभ है केवल अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को भी मिले। कुछ नीतियां बनानी चाहिए सरकार को। और वैश्वीकरण के अंदर जो ज्यादातर लाभ है वो औद्योगिक वर्ग को हो रहा है, ना कि श्रमिक वर्ग को। तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए, और ये इस चीज को लेकर ये है। आपके अंतिम क्वेश्चन 46 मानचित्र है। तो पहला है बेल्लारी। तो बेल्लारी कहां पर है बच्चों? कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। थोड़ा मैं ये घुमा देता हूँ कैमरा, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कौन सा कहां पर है नक्शे के ऊपर। आज आप नक्शा भी देख लीजिए क्लास के अंदर।
तो बच्चों इसके अंदर पहला है बेल्लारी, तो बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक में यहाँ। दूसरा इसके अंदर आपके क्या आ रखा है बच्चों? दूसरा कुद्रेमुख, ये भी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तीसरा है दुर्ग, दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़, कहां पर बच्चों? छत्तीसगढ़ यहां पर। तो बेल्लारी और ये अपने जो कुद्रेमुख है ये दोनों कर्नाटक, और दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़। अगला है मयूरभंज, मयूरभंज कहां है? उड़ीसा के अंदर, कहां पर बच्चों? उड़ीसा के अंदर। अगला आपके इसके अंदर है तालचेर, हालांकि तालचेर नहीं तलचर है, तलचर भी कहां है बच्चों? उड़ीसा के अंदर। और नवेली, नवेली आपके तमिलनाडु में। आपको पता होना चाहिए नवेली प्रसिद्ध लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है नवेली। बेलारी, कुद्रेमुख, दुर्ग और मयूरभंज, मयूरभंज, अच्छा वो सॉरी थोड़ा सा वापस देख लो एक बार, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 46वें का जो पहला बल्लारी और कुद्रेमुख है वो दोनों कर्नाटक में है। दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़। इसके अलावा रखा मयूरभंज, तो मयूरभंज है वो आपके है उड़ीसा में, कहा है? उड़ीसा में। और बेलाडीला की पहाड़ियां है बच्चों वो आपके है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे बाबा बदून की पहाड़ियां, बेलाडीला की बाबा बदून की पहाड़ियां कहाँ है? कर्नाटक। और बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे आपके रानीगंज है, ये पश्चिम बंगाल में है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल। जरिया कहाँ है? झारखंड में है, कहां पर है? झारखंड के अंदर, ये रहा झारखंड। आगे आपके बोकारो, वो भी झारखंड में है, ये रहा। इसके अलावा ये आपके तलचर है वो उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा आपके नवेली है वो आपके कहा है? तमिलनाडु में। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार से इसके आंसर थे। तो आशा करता हूं आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, और इसी उम्मीद के साथ बने रहिए आप इसी एजी सर क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 10वीं बोर्ड तक आप लोगों को एक ऐसे इस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे कि आप वाकई कहोगे कि नहीं सर कि वाकई अच्छे काम करो। और आप मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्योंकि ताकि आप शेयर करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कर सकूं और आपके लिए समय दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।